Hello, dear champions. Welcome to Super Grades by Top Rankers. My name is Tapesh Saxena, and this is going to be the fourth session in the series of actual DILR sets being solved, right, from the actual papers of CAT from 2017 to 2025. तो इस सीरीज के जो 3 सेशंस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, आप तक पहुंच चुके हैं, राइट, जिसमें हम वन बाय वन 2017 से 2025 तक DILR के सारे सेट्स, हर सेट को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी सीरीज बनने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो सभी लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर जरूर चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताइए कि हाउ इज दिस एफर्ट गोइंग ऑन, राइट। आपको और इसके अलावा अगर किसी भी और चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सेशन को एक बार जो इससे पहले 3 सेशंस हुए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। आई एम श्योर आपको सेशंस पसंद आएंगे, तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस सेशन में भी हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट वॉच इट टिल द एंड। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस सेशन एज वेल, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी जो हमारे सेट्स हैं वो 2017 से स्टार्ट हुए हैं। तो 2017 में ऑल टुगेदर 8 सेट्स वर देयर, जिसमें से 3 सेट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज सेट नंबर 4, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 4, कैट 2017 स्लॉट 1 का पेपर है। एंड यस राइट, ये जो सेट है ये न्यूमेरिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, नंबर्स के साथ थोड़ा सा अपने को नंबर क्रंचिंग या डेटा क्रंचिंग करनी है। और इसका जो की वर्ड है दैट इज सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स। 2 क्वेश्चंस हैं टीटा टाइप, 2 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज। सो एज आई ऑलवेज से कि मैं सेट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करने के बाद एक बार इसे डेफिनेटली खुद से ट्राई करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका मैक्सिमम लर्निंग आउटकम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो डायरेक्शंस क्या है। सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स: सोशल सपोर्ट, फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस एंड करप्शन परसेप्शन। वेरी सिंपल थिंग कि अगर हम किसी भी कंट्री का SHI सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। एक सोशल सपोर्ट जिसको एस से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड इज फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस दैट इज F, एंड द थर्ड वन इज करप्शन परसेप्शन दैट इज C, राइट। Each of these 3 parameters is measured on a scale of 0 to 8 integers only। मतलब हर पैरामीटर पे हर कंट्री को 0 से 8 इंटीजर्स में, 0 से लेके 8 तक 9 इंटीजर्स आर देयर। तो इन इंटीजर वैल्यूज में उसको रेटिंग्स दी जाएंगी, ठीक है। एवरी कंट्री विल गेट अ रेटिंग ऑन ईच ऑफ दीज पैरामीटर्स। अ कंट्री इज देन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर। तो जो रेटिंग्स आएंगी उनको हम स्कोर भी बोल सकते हैं। तीनों स्कोर्स को ऐड कर देंगे तो एक टोटल स्कोर आ जाएगा। obtained by summing the scores of all the 3 parameters as shown in the following table। तो अगर किसी कंट्री के तीनों पैरामीटर्स में जो रेटिंग मिली है उसका जो टोटल सम है वो 0 to 4 लाई करता है तो उस कंट्री को हम कहेंगे वेरी अनहैप्पी। मतलब ऑन एन एवरेज वहां के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है, राइट। अगर ये सम 5 to 8 है तो अनहैप्पी हो जाएगा, 9 to 13 है तो न्यूट्रल, 14 to 19 है सो दैट इज अ गुड रेटिंग, हैप्पी कंट्री है, और 20 to 24 है तो वेरी गुड कंट्री, दैट इज वेरी हैप्पी रेटिंग, है ना। तो चलिए फिर अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम है। फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the scores in S, F and C of 10 countries: Amda, Benga, Kalla, Delma, Epa, Varsa, Vanna, Zenda, Yanga and Zuma। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए नाम मैटर नहीं करते, हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो जो कंट्रीज हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं ABCDEVWXYZ, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रीज हैं। हर कंट्री को तीनों पैरामीटर्स में जो रेटिंग्स हैं वो मिले हैं 0 से 8 तक। अब जो रेटिंग्स मिले होंगे ऑब्वियसली हर कंट्री को एस में रेटिंग मिली है, मतलब एस में 10 रेटिंग्स अवेलेबल होंगे, एफ में भी 10 रेटिंग्स अवेलेबल होंगे, और जो हमारा सी है करप्शन परसेप्शन उसमें भी हर कंट्री को रेटिंग मिली है, मतलब सी में भी 10 रेटिंग्स अवेलेबल होंगे। तो जो रेटिंग है उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ऐसे कितने कंट्रीज हैं जिनको एक पर्टिकुलर रेटिंग दी गई है, तो वो हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है। दिस इज द डायग्राम। एक बढ़िया कलरफुल डायग्राम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ब्लू कलर का बार है वो बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एस टाइप ऑफ रेटिंग्स। एस टाइप में एस जो रेटिंग, एस जो पैरामीटर है
उसमें जो रेटिंग्स 10 कंट्रीज को मिले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। एफ जो है वो रेड वाला बार है और सी जो है वो ग्रीन वाला बार है, राइट। मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, बट अगर आप ध्यान से सोचोगे फुल कंसंट्रेशन के साथ तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर रेटिंग लिखी हुई है 1, ठीक है 1। तो जो 1 रेटिंग है वो हमें एस पैरामीटर में कितनी बार दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देगी। मतलब किसी भी कंट्री को एस पैरामीटर में 1 की रेटिंग मिली ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर का बार है ही नहीं। 1 की रेटिंग जो है वो एफ पैरामीटर में कितने कंट्रीज को मिली है। सो देयर आर 2 कंट्रीज जिनको 1 की रेटिंग एफ पैरामीटर में मिली है। एंड सिमिलरली जो सी पैरामीटर है उसमें 1 की रेटिंग ऑब्टेन करने वाली सिर्फ एक ही कंट्री है, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस एंटायर डायग्राम। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं सोचूं कि जो 3 रेटिंग है वो हर पैरामीटर में कितने कंट्रीज ने ऑब्टेन की है, तो जो 3 रेटिंग है वो एस पैरामीटर में 3 कंट्रीज ने ऑब्टेन की है, राइट। एफ पैरामीटर में 2 कंट्रीज को 3 की रेटिंग मिली है और जो हमारा सी पैरामीटर है उसमें 4 कंट्रीज को 3 की रेटिंग मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो देयर विद अस, कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी हैं। उन्होंने बोला है ए एंड सी जॉइंटली हैव द लोएस्ट टोटल स्कोर 7 विद आइडेंटिकल स्कोर्स इन ऑल द 3 पैरामीटर्स, राइट। तो इसका मतलब एस एफ और सी जो 3 पैरामीटर्स हैं उसमें ए और सी, एस में भी उनके स्कोर सेम है, एफ में भी सेम है, सी में भी सेम है और दोनों का जो सम है वो लोएस्ट है, दैट इज 7। तो 7 से छोटा टोटल स्कोर किसी का भी नहीं है, राइट। दैट इज द लोएस्ट टोटल स्कोर, दैट इज 7, ठीक। उसके बाद जूमा हैज अ टोटल स्कोर ऑफ 17। अब ये 17 हाईएस्ट है नहीं है ये तो कहीं लिखा नहीं है, राइट। तो जूमा का जो स्कोर है वो 17 है। ऑल द 3 कंट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, यहाँ पर इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया कि हमारे पास ऐसे 3 कंट्रीज ही हैं, राइट, जिनको हमने एज अ हैप्पी कंट्री कैटेगराइज किया है, सिर्फ 3, राइट। क्योंकि ऑल लगा दिया ना, ऑल द 3 कंट्रीज मतलब 3 कंट्रीज ही हैं जिनको हमने हैप्पी कंट्रीज कहा है। और हैप्पी कंट्री होने का मतलब ये है कि उनका जो टोटल स्कोर है वो 14 to 19 की रेंज में आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों कंट्रीज की एक कॉमन हमें एक ट्रेट भी दिखाई दे रही है, दैट इज दे हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली 1 पैरामीटर। तो इनमें से हर कंट्री का एक ही पैरामीटर में हाईएस्ट स्कोर है, एक ही पैरामीटर में हाईएस्ट स्कोर है। मतलब सारे के सारे अगर हम पूरे 10 कंट्रीज को कंपेयर करें तो इन तीनों में से किसी एक का हाईएस्ट स्कोर एस में आ जाएगा, किसी एक का हाईएस्ट स्कोर एफ में आ जाएगा और किसी एक का हाईएस्ट स्कोर सी में आ जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। उसके बाद है ये 4 क्वेश्चंस। तो अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग कि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस पूरे डेटा को समझकर और इससे सेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देगा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें क्या बता रहा है। तो वो हमें ये बता रहा है कि जो एस पैरामीटर है उसमें कभी भी किसी भी कंट्री को 0 या 1 की रेटिंग तो मिली ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट 2 भी नहीं मिला। ये जो ब्लू वाला बार है वो ना तो 1 में है ना ही 2 में है, ठीक है। और 0 तो डेफिनेटली डायग्राम में ही नहीं है, तो 0 तो हट ही गया। तो इसका मतलब जो हमारा एस पैरामीटर है उसमें 3 टाइम्स रेटिंग 3 दिखाई देगी, उसमें हमें रेटिंग 4 भी 3 टाइम्स दिखाई देगी, रेटिंग 5 2 टाइम्स, रेटिंग 6 वंस एंड रेटिंग 7 वंस, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा एस पैरामीटर है उसमें हमें 3 टाइम्स रेटिंग 3 मिल रही है, 3 टाइम्स रेटिंग 4 मिल रही है, 2 टाइम्स 5, एक बार 6 और एक बार 7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम एफ और सी को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि जो हमारी कंट्री ए है उसका टोटल स्कोर है 7, सी का भी टोटल स्कोर है 7, है ना। अब यहां पर अगर दिमाग लगाओगे कि अगर इन दोनों कंट्रीज का टोटल स्कोर 7 है, दूसरी बात कि इनके जो रेटिंग्स हैं वो आइडेंटिकल हैं हर पैरामीटर में। अगर इसको यहाँ पर ए मिला है तो ये भी ए है, अगर ये बी है तो ये भी बी है और अगर ये सी है तो ये भी सी है, राइट। अब ए बी सी का सम 7 है और ए बी सी जो है वो 0 तो नहीं हो सकते क्योंकि 0 रेटिंग तो है ही नहीं।
तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 8 भी नहीं है, 7 तक के नंबर्स है। तो हमें ये समझना है कि अगर ए बी सी का सम 7 है तो ए बी सी के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने ये कहा कि मान लो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर 1 है, आई एम नॉट सेइंग कि ए 1 है, मैं बोल रहा हूँ मान लो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर 1 है, तो बाकी दोनों का सम 6 होगा। और अगर बाकी दोनों का सम 6 होगा तो 1 + 1 + 5 हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। 1 + 2 + 4 हो सकता है, 2 और 4 का सम भी 6 होता है। 1 + 3 + 3 हो सकता है, दैट्स इट, राइट। अब अगर हमने सोचा कि 1 है ही नहीं, मतलब कोई भी पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू 1 है ही नहीं, सो इन दैट केस जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, और 2 हो जाएगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2 ले सकते हैं, और ये 3। अगर ये 2 है तो बाकी दोनों का सम 5, एंड दैट इज पॉसिबल इन ओनली वन वे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ये 4 तरीके हैं। अब इन 4 तरीके में से क्या हो सकता है, राइट। अगर मैं पहला वाला तरीका देखूं 1 1 5, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एस, एफ या सी में से किसी एक में 2 बार 5 रेटिंग अवेलेबल होनी चाहिए। तो देखो एस में 2 बार 5 है, एफ में 2 बार 5 है, दिख रहा है, राइट। हम ये बोल सकते हैं कि शायद एस में हम 2 बार 5 लिख सकते हैं, चलो लिख कर देखते हैं। एस में हम 2 बार 5 लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद एफ और सी दोनों में 1 1 होना चाहिए। तो क्या एफ और सी दोनों में 2 बार 1 अवेलेबल है, हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं बीच वाले में एफ बोलूं तो भी ऊपर नीचे 1 1 अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला जो तरीका है वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हुआ 1 2 4, क्या 1 2 4 पॉसिबल है, राइट। 2 1 किसके पास है, तो 2 1 एफ के पास है, तो वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर 2 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 2 और 2 4 चाहिए, तो 2 2 और 2 4 चाहिए, तो 2 4 एस के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 4 ले सकते हैं। और 2 2 जो है वो सी के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 2, देखो सी के पास 2 4 है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर कि हमें यहाँ पर ए और सी को कंसीडर करना है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये परफेक्टली पॉसिबल है, सो दिस इज डेफिनेटली अ पॉसिबल केस। क्या 1 3 3 हो सकता है, अगर ए 7 है और सी भी 7 है, तो क्या 1 3 3 हो सकता है। तो अगेन 2 1 चाहिए, 2 1 चाहिए, तो वो तो सिर्फ एफ के पास ही अवेलेबल है 2 1, और बाकी 2 3 हमें एस में भी दिख जाएंगे, 2 3 हमें 2 3 हमें सी में भी दिख जाएंगे, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद 2 2 3, अगर हम कहेंगे 2 2 3, तो इसका मतलब 2 जो है वो किसी एक पैरामीटर के पास 2 बार होना चाहिए और किसी एक के पास और 2 बार होना चाहिए, तो ऐसा है ही नहीं। एफ के पास सिर्फ एक ही 2 है, सी के पास जरूर 2 है, लेकिन एस के पास तो एक भी 2 नहीं है। तो 2 हमें दो पैरामीटर्स में दो दो बार नहीं दिखाई दे सकता, सो दैट इज वाई ये भी पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से फॉर श्योर इनिशियल एलिमिनेशन से कि हमारा एक तो टेबल का जो पार्ट है वो क्रैक हो गया, और अगर किसी भी कंट्री की रेटिंग 7 है तो उस कंट्री को क्या कहा जाएगा, तो उस कंट्री को कहा जाएगा अनहैप्पी। तो ये जो ए और सी है ये डेफिनेटली दोनों के दोनों अनहैप्पी कंट्रीज की कैटेगरी में है, ठीक है। अच्छा एनीवे अभी जब हमने स्लाइड को इधर उधर मूव किया तो हमें पता चला कि इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज एमडास स्कोर इन एफ, राइट। एफ में एमडा का स्कोर क्या है, तो हमें पता चला कि फर्स्ट केस हो या सेकंड केस हो, एफ में तो एमडा का स्कोर 1 ही आने वाला है। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली 1 ही होगा, 100%। 1 के अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखते हैं व्हाट इज जूमाज स्कोर इन एस, राइट। अब जूमाज स्कोर इन एस ये समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जूमा का टोटल स्कोर तो 17 है, तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं कि जो जूमा है हमारी सबसे नीचे जो कंट्री है उसका टोटल स्कोर है 17, है ना। टोटल स्कोर कितना है 17, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद 17 के लिए पॉसिबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टेबल देखूं तो 17 के लिए पॉसिबल केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये 7 वाला तो हो गया, काम खत्म। 17 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम 7 अवेलेबल है और 2 बार 7 हो सकता है, तो 2 बार 7 लिया, 7 7 12, 12 + 5 दैट इज इक्वल टू 17, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है,
इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इस 17 में दो 7 आ जाएंगे तो इसका मतलब जूमा का जो स्कोर है वो दो पैरामीटर में हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों अगर हमने 7 लिए तो एस में भी उसका स्कोर हाईएस्ट हो जाएगा और एफ में भी उसका स्कोर हाईएस्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो हैप्पी कैटेगरी के तीन कंट्रीज हैं, देखो ये हैप्पी ही है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो 17 का मतलब है हैप्पी कैटेगरी की कंट्री, और हैप्पी कैटेगरी के जो तीन कंट्रीज हैं उन तीनों का जो स्कोर है वो किसी एक पैरामीटर में ही हाईएस्ट है, एग्जैक्टली वन में ही हाईएस्ट है, वन से ज्यादा हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल है नहीं, विच मीन्स कि हमें इस 7 7 और 6 में से कोई एक ही नंबर लेना है, दोनों नहीं ले सकते। तो मान लीजिए अब मैंने ऊपर से 7 ले लिया, ठीक है, तो अब मैं ये 7 और 6 तो ले नहीं सकता, तो फिर क्या यहाँ पर 17 बन सकता है? अगर ये 7 लिया तो ये 7 6 में ले ही नहीं सकता। तो यहां से अगर मैं हाईएस्ट नंबर भी देखूं तो 5 + 4 9 है, 9 + 7 16 तक ही जा पाएंगे, 17 बन ही नहीं पाएगा। तो 17 बन ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर से 7 नहीं ले सकते, तो ये वाला भी कॉम्बिनेशन नहीं चला। तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि चलो यहाँ बीच में से 7 ले लेते हैं, राइट, ऊपर वाले और नीचे वाले के बारे में सोचते हैं। अगर यहां से 7 लिया तो अब हाईएस्ट क्या मिल सकता है? देखो ये 7 और ये 6 तो नहीं ले पाएंगे, तो यहां से 6 मिल सकता है, 7 + 6 13 और 13 + 4 17, ये परफेक्टली पॉसिबल है। 6 7 4 दैट विल बी 17, दिस इज परफेक्टली पॉसिबल, राइट। अब उसके बाद अगर मैं ये सोचूं कि चलो इसने 7 स्कोर किया ही नहीं, इसका जो सी में स्कोर है वो हाईएस्ट है, अगर सी में स्कोर हाईएस्ट है तो 17 में से 6 माइनस किया तो बचा 11, तो इन दोनों का सम 11 होना चाहिए। मैं 7 और 7 का यूज कर नहीं सकता, तो अब 11 कैसे होगा? तो उसके लिए 5 और 6 लेना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर 5 और 6 लेता हूँ, राइट, 5 और 6 ले लेता हूँ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर देयर, राइट, हम ये कह सकते हैं कि 6 5 एंड 6 ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? ठीक है, 6 5 एंड 6 ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, है ना। तो देखो उन्होंने हमसे क्या कहा है, राइट, देखो उन्होंने हमसे ये कहा है कि तीनों कंट्रीज हैप्पी हैं, तीनों कंट्रीज हैप्पी हैं। अगर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया 6 5 6 ये कॉम्बिनेशन, वैसे तो एक बात तो समझ में आ रही है कि कॉम्बिनेशन ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों केस में पहला नंबर तो 6 से ही होगा, और पूछा तो यही है, इसके अलावा तो वैसे भी कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा ना। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर श्योर कि जूमा का स्कोर एस में तो 6 से ही है, राइट। अब ये जो सेकंड कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, ये समझना है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला पॉसिबल होगा क्या, राइट। तो हमें ये पता है ना कि कुल मिलाकर तीन हैप्पी कंट्रीज हैं, तीन हैप्पी कंट्रीज हैं, मतलब तीन कंट्रीज ऐसे हैं जिनका टोटल स्कोर 14 से 19 तक आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस सेकंड कॉम्बिनेशन को कंसीडर करूं कि यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास अब 6 अवेलेबल नहीं है, 5 अवेलेबल नहीं है, 6 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो बाकी के दोनों हैप्पी कंट्रीज हैं, आगे के क्वेश्चंस में बेंगा और बी और डी को ही हैप्पी कहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये दोनों हैप्पी कंट्रीज हैं तो क्या इन दोनों का स्कोर 14 से 19 की रेंज में हो सकता है, ये हमें सोचना है। और इन दोनों में से किसी एक के पास एक 7 आएगा और किसी एक के पास दूसरा 7 आएगा, मतलब एस में किसी एक को 7 मिल जाएगा, लेट से इसको 7 मिला, और जो एफ का 7 है वो यहाँ आ जाएगा दूसरी कंट्री के पास, तो इधर 7 आ गया, इधर 7 आ गया, 7 7 भी गया, राइट। अब हमें ये इंश्योर करना है कि इनका टोटल स्कोर 14 तो हो जाए, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 14 हो जाना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल होगा? अगर यहाँ 7 है तो हमें 7 और चाहिए, दैट इज पहले वाले में तो 7 हो ही गया है, तो क्या हम यहाँ से 5 और 2 ले सकते हैं? 2 बार 2 हो चुका है, तो 5 और 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉसिबल है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो बीच वाला जो है वो 7 आ चुका है, तो यहाँ पर भी देखो अगर मैंने पहला 7 लिया है, दूसरा मैं 5 ले लेता हूँ, तीसरा मैं 2 ले लेता हूँ, तो 7 5 2 ये हो जाएगा 14, और कंट्री जो है वो हैप्पी कंट्री की कैटेगरी में आ जाएगी। एंड डेफिनेटली अगर यहाँ पे बीच में 7 है और बीच में 7 है तो ऊपर नीचे से मुझे फिर 5 और 2 चाहिए, लेकिन 2 तो तीनों यूज हो चुके हैं, तो मैं 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ।
I can take a 3 from here and I can take a 4 from here. So I can say for sure कि ये भी 14 हो सकता है, मतलब ये भी हैप्पी कंट्री हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली 6 7 4 तो पॉसिबल होगा ही, क्योंकि हम यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 और 6 बचेगा, उससे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो हमें ये पता चला कि दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन में दिख रहा है कि जो s की वैल्यू है वो 6 ही होगी, तो आंसर तो 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अब ये वाला जो पार्ट है ये भी क्रैक हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है? वो हमसे ये बोल रहे हैं कि बेंगा एंड डेल्मा टू कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। तो ये तो खैर हमने पहले से भी लिखा हुआ था, राइट। तो जो हमारे बेंगा और डेल्मा है ये दो कंट्रीज हैं जो कि हैप्पी कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा तो डेफिनेटली जुमा है ही, जेड होगा ही होगा। उसके बाद हमने बोला are tied with the same total score, what is the maximum score they can have, right? तो अगर ये दोनों टाइड हैं, सेम स्कोर के लिए टाइड है, राइट, तो वो मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? अभी जो हमने केस बनाया था उसमें 14 14 का टाई तो हमें दिख ही रहा था कि दोनों का स्कोर 14 तो हो सकता है, लेकिन क्या 14 से ज्यादा लेकर आ सकते हो? तो हमें ये पता चला था कि अगर मैंने यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 6 लिया तो 14 14 ही लेना पड़ेगा, इससे बड़ा स्कोर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां से 6 निकल गया, यहां से 6 निकल गया, यहां से 5 निकल गया और यहां से 6 निकल गया, तो फिर इनका मैक्सिमम स्कोर जो है अगर बराबर बराबर है तो 14 ही हो सकता है ना। कंडीशन वही है ना कि एक को हमें एक 7 देना पड़ेगा, दूसरे को हमें दूसरा 7 देना पड़ेगा, तो ये 7 7 निकल जाएंगे। अब जिसको ये पहला वाला 7 मिला है उसके पास 5 + 4 7 + 9 16 हो सकता है, लेकिन फिर तीसरे वाले का तो 16 बनेगा ही नहीं। देखो ध्यान से, 7 5 4 ये होगा 16, लेकिन क्या फिर इस वाले का 16 हो पाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास 7 निकल गया, 5 निकल गया, 4 निकल गया, ये गया, राइट। तो अब यहाँ पर इसके पास ये बीच वाला 7 तो है, अब इसको 16 बनाने के लिए फिर 5 और 4 की जरूरत है, तो ऊपर 5 है लेकिन नीचे तो 4 है ही नहीं। ठीक, तो डेफिनेटली ये 16 हो नहीं पाएगा। एंड क्या हम इसको 15 बनाने की कोशिश कर सकते हैं? ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि क्या ये 15 हो सकता है, सो डेफिनेटली अगर मैं इसे, चलो इसको तो रब कर देते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, ठीक है, बीच में लास्ट वाला जो 6 है वो ऑलरेडी जा चुका है, तो क्या हम दोनों को 15 बनाने की कोशिश कर सकते हैं? ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। 6 5 और 6 जा चुका है ऑलरेडी, 15 कैसे बनेगा? 15 7 + 5 12 12 + 3 15, तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो 15, 7 + 5 12 12 + 3 is 15। और उसके बाद क्या यहाँ पर भी 15 बनेगा? देखो 7 5 और 7 5 और 3, तो एक 5 और गया, एक 3 और चला गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये बीच वाला 7 तो है, अगर इसे 15 बनाना है तो 8 चाहिए, तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो 100% हम ये कहेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो आपको पता ही है ना कि यहाँ पे 4 1 2 और 4 1 2 है, तो डेफिनेटली 3 की कमी तो नहीं पड़ेगी। वी कैन से फॉर श्योर कि 3 तो हमारे पास अवेलेबल है, विच मीन्स कि इनका हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 15 तक ही जा सकता है। इवन इन दी सेकंड केस, अगर आप सेकंड केस में भी चेक करो कि ये 6 है, ये 7 है, ये 4 है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से 6 7 और 4 चला जाता है, तो 7 + 5 12 12 + 3 is 15, ये पॉसिबल है। एक कंट्री के लिए 7 5 और 3 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दूसरी कंट्री के लिए 6 5 और 5 6 5 11 11 + 4, तो यहाँ पर 4 5 और 6 आ जाएगा, तो दोनों का अभी भी 15 15 हो सकता है। तो डेफिनेटली हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर अगर दोनों के बीच में टाई हुआ है स्कोर, दोनों को अगर सेम स्कोर मिला है तो वो सेम स्कोर मैक्सिमम 15 हो सकता है, 16 पॉसिबल नहीं। ठीक है, 14 पॉसिबल है, 15 पॉसिबल है, 16 या उससे बड़ा कॉमन इक्वल स्कोर पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्होंने यही कहा कि बेंगा का स्कोर है 16 और डेल्मा का स्कोर है 15। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर बेंगा का स्कोर है 16, बेंगा का स्कोर है 16, चलो यहाँ पर इसको रब करेंगे। बेंगा का स्कोर है 16 और डेल्मा का स्कोर है 15। ठीक है, तो अब देखो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। सो देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13। तो 13 स्कोर वाली मैक्सिमम कितनी कंट्रीज हो सकती हैं। तो चलो यहाँ पर अगर हम ये 656 का केस लेके चलते हैं, एक तो 656 का केस बन जाएगा, दूसरा जो केस है वो हम बना सकते हैं मेरे ख्याल से 674 का, वो तो बना ही हुआ है ऑलरेडी। तो 16 और 15 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ढूंढना है। चलिए यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। हमें ये पता है कि हम नीचे 6, 5 और 6 का यूज कर चुके हैं, तो 6, 5 और 6 ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हमें B को 16 पर पहुंचाना है और इन दोनों 7 में से कोई एक ही 7 यूज करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 16 स्कोर चाहिए तो 7 के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा, 9। तो हम यहाँ से 7, 5 और 4 ले सकते हैं, या फिर बीच वाला 7 लिया तो यहाँ से 5, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन 7, 5, 4 का बन जाएगा। उसके बाद इसको भी 15 बनाना है, इसमें भी एक 7 आ जाएगा। 7 के साथ 8 चाहिए तो 5 और 3 बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉसिबल है। हमने यहाँ 7 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा तो ये 7 गया। ठीक है, उसके बाद इसको 16 बनाना है तो 7 में 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो ये हो गया 9। उसके बाद हमने यहाँ पर 15 लिया है तो ये वाला 7 इसको दे देते हैं। 7 के बाद 8 की जरूरत और है, तो 8 की जरूरत और है तो ऊपर से 5 और नीचे से 3 ले सकते हैं। 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये 15, 15 बन गया, तो यस बिल्कुल बन गया। हमें पता चला कि हमने बीच में 7 लिया, राइट, 2 बार यहाँ पर, ओके, राइट। आई थिंक यहाँ पर 7, 5 और 6, 7, 5 और 6 ये तीनों हो गए। 5, 7 और 5, 5, 7 और 5 ये हो गया। 4, 3 और 6 ये भी कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो गए। अब उन्होंने ये बोला कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने कंट्रीज के पास 13 का स्कोर हो सकता है ना। तो अगर मैं देखूं 5 + 5 10, 10 + 3 13, एक के पास तो हो सकता है। किसी और के पास पॉसिबल है क्या? अगर मैंने ये वाला स्कोर लाइन ले लिया किसी भी एक कंट्री के लिए, लेट से ई के लिए, तो इसका स्कोर 13 हो गया। क्या अब और 13 पॉसिबल है? तो 4 + 4 8, 8 + 3 तो अब 11 ही होगा, मैक्सिमम 11 हो जाएगा। 5 + 4 9, 9 + 4 तो अवेलेबल है नहीं, तो डेफिनेटली कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। सो वी कैन से फॉर श्योर कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री के पास 13 का स्कोर हो सकता है। अच्छा, दूसरा वाला केस देखते हैं, हो सकता है इसमें एक से ज्यादा आ जाए, राइट। अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पर मैंने 6 ले लिया है, यहाँ पर 7 ले लिया है और यहाँ पर 4 ले लिया है, तो उसके बाद इसको सबसे पहले 16 बनाना है। 16 कैसे बनेगा? 7, 5 और 6 ये तो मिलाकर 18 हो जाएगा। वैसे भी ये 7 और 6 एक साथ नहीं हो सकते, 7 किसी एक के पास होगा, 6 दूसरे के पास होगा। तो अगर मैंने एस जो 7 है वो यहाँ ले लिया, तो 7 + 9 की जरूरत पड़ेगी, तो 5 और 3 नहीं हो पाएगा, 9, 9 नहीं बन पाएगा, तो 7 तो यहाँ आएगा। इधर डेफिनेटली हमें 6 लेना पड़ेगा, 6 यहाँ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। और अगर यहाँ 6 है तो हमें चाहिए 16, मतलब 2 5 की जरूरत होगी। तो यहाँ पर दोनों जगह 5 5, तो एक 5 गया, एक और 5 गया और इधर 6 आ गया। इधर हमने 7 जो है इसको ये वाला 7 दे दिया है। 7 के बाद ये 15 है तो 8 की जरूरत है, तो 5 और 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये 5 गया, ये 3 गया। तो यहाँ पर भी हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि 5 5 3 मतलब एक ही कंट्री को 13 का स्कोर यहाँ पर भी मिल पाएगा, एक से ज्यादा तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इन आइडर केस जो कंट्री हो सकती है जिसके पास 13 का स्कोर होगा, तो मैक्सिमम एक ही हो सकती है। तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1, सेकंड का 6, थर्ड का 15, फोर्थ का 1 एंड दैट्स इट। हमारा पूरा सेट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सेट का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? तो आई एम श्योर डेटा बहुत कम था, बहुत सारा दिमाग लगाने की प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई इस सेट का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू टफ की तरफ है,
ज्यादातर तो हम टफ ही कहेंगे, बट आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो काफी इजी था, लास्ट के दो क्वेश्चन भी इजी थे, ये जो बीच वाला एक क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ टू क्रैक था। तो डेफिनेटली शायद 4 में से हम 2 या 3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, एक दो क्वेश्चन हमें परेशान जरूर करेंगे, है ना। तो चलो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई एम श्योर आपको सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक बार अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिए कि हाउ इज इट गोइंग, राइट। Apart from this, if you need any other kind of help, so do write it in the comment box. ठीक है, तो चलो then, टाटा बाय बाय, enjoy yourself, be fit, be healthy, be happy, all the very best.